नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज तक की जानी-मानी एंकर अंजना ओम कश्यप से लगता है हमारे अमिताभ ठाकुर जी नाराज हैं। अब अमिताभ ठाकुर जी का परिचय तो हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये अचानक से आप नाराज क्यों हो गए अंजना ओम कश्यप से? आपने केस कर दिया है, अब उसमें मुकदमे में तारीख भी लग गई, आपका बयान दर्ज होने का भी आदेश हो गया है। क्या मामला है? मेरी जानकारी में ये इसमें मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं है मामला। और जो मैंने उस कार्यक्रम को काफ़ी गंभीरता और गहराई से देखा और मैंने यह पाया, मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए, जिस प्रकार से इतिहास को मैं ये कहूँगा विखंडित कर, डिस्टॉर्टेड कर, और हमारी जो भारतीय इतिहास है सन 47 का, ये इसमें कोई शक नहीं कि वह उसमें कई मैं कहूँगा उतार चढ़ाव हैं, विवाद भी कई प्रकार के हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें निर्विवादित है मेरी जानकारी में। उसमें पहली निर्विवादित बात यह है कि भारत ने किसी भी स्टेज पे यानी जो बचा हुआ भारत था, भारत दो तरह का हुआ, एक भारत 47 के पहले का, एक भारत जो बचा हुआ। तो बचे हुए भारत ने और पूर्ण भारत में भी इस भारत ने कभी भी यह नहीं कहा था कि हम धर्म आधारित सत्ता बना रहे हैं, और यह उसकी बुनियाद थी। मैं समझता हूं मैं और आप और करोड़ों लोग इस बात को लेके ही मुख्य रूप से दंभ करते हैं। मैं इस बात पे दंभ करता हूं कि हमारा देश सभी धर्मों को सम्मान देता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूं न जाने अगणित करोड़ों लोगों को यह चीज मेरी जानकारी में अच्छा लगता है कि हम सहिष्णु विचार के हैं, हम अतिवादी नहीं हैं, हम सबों को सम्मान देते हैं, सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ हैं। मैं एक धर्म का हूँ, आप दूसरे धर्म के हैं, कोई किसी धर्म का है। तो यह बुनियाद थी। इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया उस ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में, उसमें इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया जैसे कि आखिर जो उन्होंने मकसद शब्द को इस तरह प्रयुक्त किया कि लोग बचे क्यों रह गए, और लोगों से उन्होंने खुद के नाम लिया, उन्होंने एक वर्ग विशेष का नाम लिया। मेरी आदत है, मैं पुरानी परंपरा का हूँ, पुरानी सोच का हूँ। जब मैं पुलिस में अफसर था, एसपी था, डीआईजी था, आईजी था, हम लोग कभी धर्म नहीं बोलते थे, हम बोलते थे दो संप्रदायों में झगड़ा हुआ। आजकल के नेताओं को देखता, नेताओं को भी और अफसरों को भी। मैंने बहराइच में जो एसपी थी, संभवतः सुश्री वृंदा शुक्ला थी, उन्होंने नाम लेके कहा कि वो फला धर्म की बस्ती थी, जितना मुझे याद है दंगे के समय। तो हम लोग ये मानते हैं, मैं ये मानता हूं कि कोई भी धर्म आधारित हमारी व्यवस्था नहीं रही, हमारा यह मकसद था ही नहीं। अव्वल तो हमारा मकसद यह था कि बंटवारा ही न हो। अगर बंटवारा होना अवश्यम भावी है, लाजमी है, कोई उसका विकल्प नहीं है, तो हम सबको रखेंगे, जिसको रहना हो रहे, जाना हो जाए। आपने जो प्रस्तुतिकरण किया उसका यह था कि अरे यह अधूरा रह गया। इस प्रकार से जो यहाँ शेष रह गए वर्ग विशेष के लोग, मुसलमान लोग, उनके प्रति एक प्रकार से स्पष्ट लांछन का भाव था कि भाई आपको यहाँ यू आर नॉट इनवाइटेड, यू आर सपोज टू गो। यह भाव उससे परिलक्षित किया जा रहा था। और यही बात एक नहीं, मैं समझता हूं टिप्पणियों में अनेकानेक लोगों ने यह बात कही कि इस तरह के भाव उससे निकले। जाहिर सी बात है कि दो वर्गों के बीच वैमनस्य की बात, वर्ग विभेद की बात किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। इसको लेके जो धाराएं बनती हैं, मैंने उन्हीं धाराओं में परिवाद प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने पहले ये मुझसे कहा कि भाई यह आप स्थापित कीजिए कि हमारे कोर्ट में, यानी मैं गोमती नगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ से अभी बात कर रहा हूँ लखनऊ में, और उसी का जुरिस्डिक्शन है जेएम तृतीय न्यायालय में, न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय। तो हमारे यहाँ आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ से आता है?
तो मैंने उसको स्थापित किया और मैंने 3 दृष्टांत भी दिए। और आप देखें, आपको अजीब लगेगा कि यह तीनों दृष्टांत राहुल गांधी के केसेस को अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी जी पर जो लखनऊ में कुछ दिन पहले आए थे, जहां कई कुछ उत्पात वगैरह भी हुआ था, इस मामले में राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश में दिया था और मुकदमा यहाँ चल रहा है। किसी ने मेंटेनेबिलिटी या टेरिटोरी की बात नहीं कही। राहुल गांधी पे जो हम लोग देख रहे हैं, संभवतः सबसे चर्चित मुकदमा जो वीर सावरकर जी वाला है, वह उनका भाषण लंदन में था, वह पुणे में चल रहा है। किसी ने टेरिटोरी का प्रश्न नहीं उठाया, कोर्ट ने भी नहीं उठाया। एक मुकदमा उदाहरण के लिए राहुल गांधी जी पर सुल्तानपुर में है। राहुल गांधी ने वह शब्द अमित शाह जी को बेंगलुरु में दिया, तो बेंगलुरु में राहुल गांधी जी ने अमित शाह को दिया और एक चौथे व्यक्ति ने यहाँ अपनी मानहानि बता के कहा मुकदमा चल रहा। तो मैंने वह दृष्टांत दिए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज कर मुझे अपना बयान देने की बात कही है। तो मेरा इसके सिर्फ लीगल एस्पेक्ट की ओर मेरा मुद्दा है। जैसे जैसे मतलब अगर खुशवंत सिंह जी सकते हैं कि बुनियादी सिद्धांत मेरा, मैं समझता हूं, मैं देखता भी हूं, मुझे तो आपका भी यही है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यद्यपि सामने वाला अपने अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यह याचिका कर दी तो कई लोग कहने लगेंगे कि यह ऐसा है वैसा है, उनको अधिकार है। हम यह अधिकार किसी से, हमारे किए हुए कार्य के लिए हम पर जो आरोप लगाए जाए वह उस व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन हम लोगों का इतना ही होता है कि यदि कहीं विधि का उल्लंघन दिख रहा है तो अपनी छोटी सी हैसियत में उसको जहां संभव है प्रस्तुत करें और यह कोर्ट या सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी निर्णित करे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सर, आपने जो केस किया अंजना ओम कश्यप के ऊपर, मैं चूंकि मीडिया हाउसेस में नौकरी कर चुका हूं, अंजना ओम कश्यप को स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी, शो का प्रोड्यूसर कोई और होगा, आउटपुट का हेड कोई और होगा, तो उनको तो जो कहा गया होगा वो बोल दिया उन्होंने। भाई उनके जो भी चीज आउटपुट हेड ने ओके किया वही अंजना ओम कश्यप ने बोला, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ये रिकॉर्डेड शो होता है। इस चीज का अप्रूवल, इस आइडिया का अप्रूवल लिया होगा उन्होंने अपने समाचार संपादक से, समाचार संपादक ने ओके किया होगा, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी, बोला उन्होंने। आपने तो अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस किया, चैनल का तो नाम ही नहीं लिया। भाई चैनल का भी तो दोष है, उनके चैनल पे ऑन एयर हुआ है ना, तो क्या चैनल के संपादकीय प्रभारी का इसमें कोई दोष नहीं है? ये आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है। मैंने यह नहीं है कि चैनल का नाम नहीं लिया, और बहुत ही वाजिब और मैं कहूँ कानूनी प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मैंने जानबूझ के, जैसा आपने कहा, मेरी जो छोटी सी विधिक बुद्धि है, लीगल सेंस है, उससे ही मैंने यह किया है। क्योंकि अगर देखिए परिवाद अभी दर्ज हुआ है, मेरे बयान होंगे, उसमें चूंकि मैं उछलने नहीं लगता कि आज जैसे हो गया तो कल दंड हो गया, इस तरह के मैं ख्याली पुलावों में नहीं रहता। एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया होती है। मैं अपनी बात साबित कर पाऊं नहीं कर पाऊं, कोर्ट मेरी बात माने न माने, समन अगर समन जारी करती है अगर कोर्ट, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा स्टेज आता है कि सुश्री कश्यप को अपनी बात कहने के लिए, समन मतलब होता है अपनी बात कहना, एक प्रकार से बुलाएगी, कोर्ट कानून बुलाती इसका है, यही हाँ कोर्ट। कोर्ट बुलाती है आप अपनी, तो उनको पूरा हक व अख्तियार होता है कि अपनी, क्योंकि उनके इंटरनल, जिसको हम, मैं जब आईआईटी में था, आईआईटी कानपुर में, तो हम लोग एक कई बार जो पढ़ते थे बोलते थे ब्लैक बॉक्स। तो जैसा आपने खुद कहा, उनके इंटरनल ब्लैक बॉक्स की राम कहानी तो मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं तो पर्दे पे उनको देख रहा हूँ। जैसे मैंने और आपने भी, हम लोगों ने अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखी होगी, तो हमारे लिए एंटोनी तो अमिताभ बच्चन ही था। उसके किसने उसका जामा पहनाया, किसने उसको शर्ट पहनाया, पैंट पहनाया, कौन गाना गाया, कौन किया, तो जो किरदार सामने दिख रहा है हम उसको देख रहे हैं। उस व्यक्ति को अगर यह फलीभूत होता है, नहीं फलीभूत होता है, बीच में विखंडित होता है, फेंक दिया जाता है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। अन्यथा उनको पूरा हक होगा कि वो अपनी बात कहें और यह बताएं कि मैं मात्र मुखौटा हूं, जैसा अगर आप कह रहे हैं, या मात्र मैं बोल नहीं रहा नहीं हूं या बोल रही हूं, ये सर, मेरा अच्छा खासा अनुभव मैं जानता हूं, स्क्रीन पे जो होता है उसको एंकर कहा जाता है।
एंकर जो है स्टोरी आइडिया और सब कुछ का अप्रूवल होता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या विजुअल जाने क्या नहीं जाना, ये सब न्यूज डायरेक्टर आउटपुट हेड डिसाइड करता है। दरअसल ये जो विवाद है, ये आप समझ रहे हैं, जो आपने आरोप लगाया है, ये मीडिया कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कर रही है जिससे कि अपनी टीआरपी के लिए कर रही है। देखिए कि आप समाज को बांटने के लिए इस तरह की स्टोरी कर रहे हैं कि भैया भाई हर हर मुसलमान ने तो मांगा नहीं था पाकिस्तान। कोई ऐसा डाटा तो है नहीं कि हर मुसलमान ने वोट दिया था कि हमको पाकिस्तान जाना है। भाई जिसको पाकिस्तान जाना चाहिए था वो चला गया, जिसको हिंदुस्तान में रहना था उसको हिंदुस्तान में रह गया। तो अब इस बात पे बहस ही क्यों की जा रही है आजादी के 78 साल के बाद? भाई जिसने हिंदुस्तान चुना वो हिंदुस्तान में रह गया, जिस मुसलमान को पाकिस्तान है तो पाकिस्तान चला गया। बहुत से हिंदू भी तो पाकिस्तान में रह गए, तो हिंदुस्तान नहीं आए थे। मैं आपसे सहमत हूँ। देखा जाए आलोक जी, इसमें दो आयाम हैं, एक बल्कि तीन आयाम है मेरी समझ में। एक आयाम तो लीगल एस्पेक्ट है, अभी पिटीशन दिया है, उसमें लॉ पे कितना अपहोल्ड होता है। पहले स्टेज पे जैसे उन्होंने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे कहा था कि मैं सुनूंगा, कोर्ट ने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे हमारी बात मान ली। जब मैंने राहुल गांधी जी के तीन दृष्टांत दिखाए कि राहुल गांधी ने लंदन में कहा, राहुल गांधी ने अरुणाचल में कहा, राहुल गांधी ने बेंगलोर में कहा, और मुकदमा कहीं कहीं हुआ। आज भी मैं पढ़ रहा था कि राहुल गांधी ने पता नहीं कहाँ कहाँ अमेरिका में कुछ कहा, और वाराणसी में मुकदमा दर्ज है और उसमें वो हाई कोर्ट गए हैं। तो टेरिटोरियल वाला इशू और सेटल कर दिया कोर्ट ने। आगे मेरी वह धाराएं बन रही हैं कि नहीं, वह भी देखे जाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं बन रही हैं, कोर्ट माने न माने, वो एक आयाम है। दूसरा आयाम हिस्टोरिक आयाम है। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन जितना यूपीएससी क्वालिफाइड तो हुई हूं, हिस्ट्री दाम लायक उस समय पढ़ा था, तो इतना भर मैं जानता हूं कि हमारी जानकारी में हिस्ट्री हमारे भारतीय जो हमारे जो लीडर थे उस समय, हम लोग के समय, तो आज के जो तमाम नए लीडर उभर के आ गए हैं उनको तो हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जो लीडर जिनकी सुनते थे उन्होंने कभी भी यह बातें नहीं कही थी मेरी जानकारी में कि यहाँ केवल हिंदू रहेंगे या केवल वर्ग विशेष रहेगा। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने यही सुना था, यही जानता हूँ कि अनवरत इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जनरली लीड कर रही थी और अन्य पार्टियां यही कहती थी कि हमारे यहाँ हम समावेशी हैं, सबको रखेंगे, हमारा समन्वय रहेगा। अब जो इसका टॉपिक देख लीजिए, क्या भारत विभाजन का मकसद पूरा हुआ, प्रश्नवाचक, और उसके नीचे कितना पलायन हुआ, इतना क्यों शेष रह गया? यह निश्चित रूप से एक खतरनाक, मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं यह मन में यह इच्छा दे रहा है कि भाई ये क्यों रह गए, इनको नहीं रहने के बाद कई तमाम वह चीजें मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोलना नहीं चाहूंगा। बहुत ही गंभीर किस्म के प्रश्न औचित्यहीन ढंग से, खतरनाक ढंग से। देखिए, इंसान का दिमाग खुराफाती है और आप उसको खुराफात के लिए अच्छा खासा मटेरियल देते दिख रहे हैं। जो टॉपिक है, जो भाव भंगिमा है, जो आप जो फैक्ट दे रहे हैं, वह खतरनाक है। मैं इसमें मैं समझता हूँ संभव है कि कोर्ट इस बात को अप्रिशिएट करे, कोर्ट संभव है कि मुझे गलत भी मान ले। यह दूसरा आयाम। तीसरा आयाम मीडिया का इंटरनल मैकेनिज्म है। मैंने, चूंकि वह सामने से महिला दिख रही थी, मैंने उनका नाम लिखा। यदि कोई साफ लिखा कि वह आज तक की है, इसलिए नहीं जैसा आपने कहा कि वह अपने मन से, उनका चैनल तो है नहीं, वह तो मात्र प्रयोक्ता है, वहां पर उसको प्रस्तुता है, मतलब प्रस्तोता है, जिसको कहते हैं प्रस्तोता है, एंकर है, प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन यदि उनको यह भी असंभव, इसमें कई चीजें हो सकती हैं, तो वह थर्ड स्टेज की चीज है कि यदि वह स्टेज कभी वास्तव में आता है, यदि मैं साबित कर पाता हूं कि हाँ यह केस बनता है, यदि ऐसा होता है कि समन्स जारी होता है, तो उनको पूरा अवसर मिलेगा, जैसा आप कह रहे हैं, कि वो कह सके कि आई वॉज ए मेयर इंस्ट्रूमेंट, आई वॉज ए मेयर प्रेजेंटर, आई वॉज नथिंग मोर देन ए प्रेजेंटर, समवन एल्स डिड इट। तो वह अकाउंटेबल है कि हम हैं या कोई नहीं है, यह भविष्य की गोद में है मेरी समझ में। और मैंने उसमें ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड जो हिस्ट्री का जो एक प्रकार से डिस्टॉर्शन करने की कोशिश है और समाज में विद्वेष पैदा करने का प्रयास है, वह मेरा फील्ड था, जिस पर मैंने अपने छोटी सी हैसियत में यह किया है।
लेकिन सर देखा जाता है कि बड़े-बड़े जब मामले होते हैं, तो उसमें दूसरी पार्टी जो बड़ी मजबूत हो जाती है, वो सीधे चली जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले की सुनवाई रोक दी जाए। तो क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है इस केस में? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए चूंकि यहाँ पर फिर जो आप वहाँ आपकी बात सही हो जाएगी कि सुश्री कश्यप वैसे तो खुद भी बहुत बड़ी हस्ती अब मानी जाती हैं और फिर बहुत बड़े चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बहुत ज्यादा संभव है, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ कि वो यहाँ वो मतलब आजकल के अंदर पिटीशन की कॉपी प्राप्त करके और मुझे ही कहते हुए मान लीजिए कोर्ट तक गए, ये सब चीजें संभव है। जैसा मैंने कहा कि यह एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, मैंने उसमें अपनी हैसियत भर शुरुआत की है, मैं इससे ज्यादा कुछ भी कहना मेरे लिए मेरे बिहाफ पे बड़बोलापन होगा। तो आपकी तारीख कब जाना आपको अपना बयान दर्ज करने? मेरी जो मुझे मेरे अधिवक्ता साथी ने बताया वो 30 सितंबर को तय किया है बयान के लिए। जो पहला बयान होता है, जो पहले 200 सीआरपीसी का था, अब जो मुझे नहीं याद है, जो उसमें वादी का मूल बयान दर्ज होता है। तो चलिए भाई, आप मतलब अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते रहते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी मतलब मैं इस चीज़ की गंभीरता को नहीं सोचा था, क्योंकि आदमी आज की डेट में बहुत से प्रोग्राम देखता नहीं था। लेकिन आपने सही जगह पे प्रश्न उठाया है और उम्मीद है कि इस मुकदमे पे कोर्ट जो है तार्किक ढंग से सही समय पे निर्णय देगा और आपको आपने जो लड़ाई शुरू की है उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर।